मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ रहे हैं धातुओं का निष्कर्षण। और लास्ट वीडियो में हमने धातु और अधातु के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि धातुओं को उनके अयस्क में से किस प्रकार निकाला जाता है। यही धातुओं का निष्कर्षण कहलाता है। धातुओं का निष्कर्षण का मतलब होता है धातुओं को प्राप्त करना। अब जो धातुएं होती हैं वो जमीन में खुदाई द्वारा प्राप्त की जाती हैं, लेकिन वो हमें जो ज़मीन में प्राप्त होते हैं वो हमारे खनिज और अयस्क होते हैं, वो धातुएं नहीं होती। धातुओं को धातु कर्म प्रोसेस के द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो खनिज क्या होते हैं? पृथ्वी पर मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले पदार्थ खनिज कहलाते हैं। जो भी प्रकृति के अंदर, पृथ्वी के अंदर हैं और मुक्त अवस्था में हैं, वो सब के सब खनिज हैं। लेकिन जिन खनिजों से धातु निकालने में आर्थिक दृष्टि से लाभदायक होता है वे अयस्क कहलाते हैं। ऐसे खनिज जिनसे हम धातु निकालें और हमें हमें आर्थिक दृष्टि से लाभदायक है, हमें उसमें पैसे का लाभ हो, तो वह हमारा अयस्क कहलाएगा। और जैसे खनिज जिनमें हम प्रोसेस भी करें और हमें धातु प्राप्त ना हो, तो वो खनिज अयस्क नहीं कहलाते हैं। अर्थात खनिज अयस्क होते हैं, लेकिन सभी अयस्क खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते। आगे हम पढ़ लेते हैं अधात्री या गैंग। अधिकतर खनिजों में कंकड़, पत्थर, मिट्टी आदि अपद्रव्य मिले होते हैं, जिन्हें हम अधात्री या गैंग कहते हैं। जब भी खुदाई द्वारा ये अयस्क और खनिज निकाले जाते हैं तो इनमें बाकी बहुत सारी अशुद्धियाँ होती हैं। उन अशुद्धियों को हम अधात्री या गैंग कहते हैं। अब हम वो प्रोसेस पढ़ लेते हैं जिस प्रोसेस से ये जो अयस्क निकले हैं, इनसे हम किस तरह से धातु निकालते हैं। तो इस प्रोसेस को हम धातु कर्म कहते हैं। धातु को कर्म यानी कि धातु निकालने के लिए जितने भी कर्म करने पड़ते हैं वो धातु कर्म कहलाते हैं। अयस्क से धातु निकालने के लिए भौतिक या रासायनिक प्रक्रम प्रयोग किए जाते हैं, वो धातु कर्म कहलाते हैं। इसमें हम कुछ भौतिक परिवर्तन करते हैं, जैसे कि अयस्क को तोड़ना, फोड़ना, इनको पीसना, ये भौतिक वर्क है। और हम यहाँ पे जो इसके किसी के साथ गलाते हैं, कुछ रसायन मिलाते हैं, ये हमारे रासायनिक प्रयोग हैं। तो इसमें भौतिक व रासायनिक दोनों प्रयोग करके हम धातु निकालते हैं और इस पूरे प्रोसेस को धातु कर्म कहते हैं। धातु कर्म के निम्न पार्ट होते हैं, निम्न प्रक्रम होते हैं। सबसे पहले हम करते हैं अयस्कों का पीसना। जो भी अयस्क खानों द्वारा मिलते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो सबसे पहले उनको छोटे छोटे टुकड़ों में पीस कर तोड़ देते हैं और एक मशीन द्वारा पीस लेते हैं। तो पहला प्रोसेस होता है हमारा धातु कर्म का अयस्कों का पीसना। अयस्कों को छोटे छोटे बारीक टुकड़ों में तोड़कर उसे मशीन द्वारा पीस लेते हैं। फिर उसके बाद अयस्कों का सांद्रण। सांद्रण में अयस्क से अशुद्धि दूर करने के लिए यूज करते हैं। अयस्कों का सांद्रण किया जाता है, जिसमें उसकी जो अशुद्धि होती है उसे दूर किया जाता है। अब सांद्रण अयस्क के अकॉर्डिंग अलग अलग विधियां होती हैं कि हमने जो अयस्क लिया है वो किस चीज़ का अयस्क है। अगर हमने कॉपर का अयस्क लिया है तो हम फेन-पिलमन विधि द्वारा करते हैं। और कोई ऐसा अयस्क लिया है जिसके कण कुछ बड़े हैं या छोटे हैं तो घनत्व पृथक्करण विधि द्वारा करते हैं। और कोई ऐसा कण लिया है, जैसे आयरन का लिया है हमने अयस्क, तो उसको चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा कर लेते हैं। क्योंकि चुंबकीय विधि में तो हम एक चुंबक लगा देते हैं, तो जो चुंबकीय मटेरियल होते हैं वो चुंबक के पास आ जाते हैं और अशुद्धि दूर गिर जाती है। तो यहाँ पे जो ये सांद्रण की विधियाँ हैं हमारी, ये डिपेंड करती है कि हमने किस तरह का अयस्क लिया है, यानी कि हम कौन सी धातु निकालना चाहते हैं, उस धातु के अकॉर्डिंग हम उस विधि का यूज करते हैं। अगला है हमारा निस्तापन। निस्तापन में हम क्या करते हैं, जब ये अशुद्धि निकाल लेते हैं इन विधियों द्वारा, फिर हम क्योंकि अब ये सांद्रित हो गया तो हम यहाँ लिखते हैं कि सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक के नीचे एक परावर्तनीय भट्टी में उच्च ताप पर गर्म करने की क्रिया को निस्तापन कहते हैं। जो सांद्रित अयस्क है उसको गल ना पाए, उसके गलनांक के नीचे एक परावर्तनीय भट्टी होती है, उसमें गर्म करने की क्रिया को हम निस्तापन कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें हमारी जो नमी होती है वो सारी नमी हमारी निकल जाती है। तो यहाँ पे हमने देखा ZnCO3, ये Zn धातु का अयस्क है। तो ZnCO3 को हमने, ये सांद्रित अयस्क है, इसको गर्म करा तो ये ZnO और CO2 में टूट गया, तो हमें यहाँ पे मिला ZnO। अब ये जो ZnO मिला ये निस्तापित अयस्क है। अगला प्रोसेस है हमारा भर्जन। भर्जन में जो ये निस्तापित अयस्क प्राप्त हुआ है, इस निस्तापित अयस्क को अन्य पदार्थों के साथ मिलाकर उसके गलनांक के नीचे वायु की नियंत्रित मात्रा में गर्म करने की क्रिया को भर्जन कहते हैं।
भर्जन में जो निस्तापित अयस्क आया है उसके साथ कोई और पदार्थ मिलाते हैं और दोबारा से गर्म करते हैं, तो इसे हम भर्जन कहते हैं। जैसे कि ZnS प्लस O2, यहाँ ये ZnO बनाएगा प्लस SO2 गैस निकल जाएगी। अगला प्रोसेस है हमारा प्रगलन। प्रगलन में हम क्या करते हैं, जो ये अयस्क मिला है अब हम इसे गला देते हैं। इनमें हमने केवल गर्म किया था और उसके गलनांक के नीचे नीचे गर्म किया था, लेकिन प्रगलन में हम बिल्कुल ही गला देते हैं उसके गलनांक के ऊपर, और इसमें कोई एक उचित गालक मिलाते हैं। प्रगलन में क्या होता है, भर्जित अयस्क को, क्योंकि ये भर्जन के बाद प्राप्त हुआ है तो इसे हम बोल रहे हैं भर्जित अयस्क को उचित गालक मिलाकर। उचित गालक का मतलब यहाँ पे है कि अगर हमारे अयस्क में अम्लीय अशुद्धि है तो क्षारीय गालक मिला देते हैं, और अगर क्षारीय अशुद्धि है तो अम्लीय गालक मिला देते हैं, यानी कि उचित गालक मिलाकर, जिससे कि वो अशुद्धि को गला दे। और कोक मिलाकर मिश्रण को उच्च ताप पर बात्या भट्टी में गलाने की प्रक्रिया को प्रगलन कहते हैं। अब ये जो भी भर्जित अयस्क बचा है इसमें हमने कोक और उचित गालक मिलाकर इसको गला दिया, तो इसमें अशुद्धि अलग हो जाती है और धातु का गला हुआ पार्ट अलग हो जाता है, तो धातु हमें इसमें प्राप्त हो जाती है। लेकिन इसमें प्योर धातु फिर भी प्राप्त नहीं होती। 95% धातुएं इसमें शुद्ध प्राप्त हो जाती है, लेकिन 5% धातुएं जो हमारी शुद्ध नहीं होती, 95% होती है। तो इनको जो 5% अशुद्धि रह जाती है इसके लिए हमें अलग कुछ और प्रोसेस करने पड़ते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं शोधन। अब प्राप्त धातु को, यहाँ पे हमें प्रगलन में हमें धातु प्राप्त हो जाती है, लेकिन प्राप्त धातु को अतिशुद्ध अवस्था में 100% शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए हम शोधन करते हैं। और शोधन की अलग अलग विधियां हैं। इससे पहले हम पढ़ लेते हैं गालक और धातुमल में थोड़ा सा अंतर, ये बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। गालक क्या होते हैं, जो पदार्थ अगलनीय अशुद्धि के साथ क्रिया करके उसे गला देते हैं। हमने अयस्क में इन्हें मिला देते हैं और अयस्क में कुछ ऐसी अशुद्धियां होती हैं जो गलती नहीं है, तो गालक क्या करते हैं, उन अगलनीय अशुद्धियों को गला देते हैं। तो गालक दो प्रकार के होते हैं, अम्लीय गालक और क्षारीय गालक। अब अम्लीय गालक वहाँ यूज किए जाते हैं जहाँ क्षारीय अशुद्धि हो, और क्षारीय गालक वहाँ यूज किए जाते हैं जहाँ अम्लीय अशुद्धि हो। तो क्षारीय अशुद्धि को गलाने के लिए अम्लीय गालक का प्रयोग करते हैं और क्षारीय गालक का प्रयोग अम्लीय अशुद्धि को गलाने के लिए करते हैं। अगला है हमारा धातुमल। अब जो भी अशुद्धि निकली है उस गलित पदार्थ में हमने मिला दिया गला हुआ, तो उसमें अशुद्धि जो निकली है उसे कहते हैं धातु का मल, यानी धातुमल। जो गलित पदार्थ प्राप्त होता है उसे धातुमल कहते हैं। ये हमारी धातुमल अक्रिया होती है, धातुमल कहते हैं। अगला है हमारा धातुओं का परिष्करण एवं शोधन। धातु का शोधन, जो 5th हमारा धातु का था शोधन, अब हम वही पढ़ रहे हैं, धातु का शोधन। तो धातुओं को शोधन अतिशुद्ध अवस्था में प्राप्त करने के लिए धातुओं का शोधन किया जाता है, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो विधि है वो है विद्युत अपघटनी परिष्करण, जो कि NCERT बुक में गिवन है। बिल्कुल ये नोट्स NCERT बुक के अकॉर्डिंग ही तैयार हुए हैं और इनमें हर चीज़ है, इसमें कोई भी चीज़ छोड़ी हुई नहीं है, और ये बोर्ड के पर्पज से बहुत ही बेस्ट नोट्स तैयार किए गए हैं। विद्युत अपघटनी परिष्करण होता है, एक विधि होती है जिसमें विद्युत जो हमारी धातु होती है वो 100% शुद्ध प्राप्त की जाती है। इस विधि में हम कौन कौन सी शुद्ध धातुएं प्राप्त कर सकते हैं, तो इस विधि में कॉपर, जिंक, टिन, निकेल, सिल्वर, गोल्ड आदि जैसे अनेक धातुओं का विद्युत अपघटन द्वारा परिष्करण या शोधन किया जाता है। शोधन किया जाता है विद्युत अपघटन द्वारा, यानी कि इसमें बिजली की आवश्यकता हमें पड़ती है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम एक एनोड व एक कैथोड लगाते हैं, और इसमें जो भी धातु होती है, धातु का जो विलयन जो बचा हुआ होता है 95% धातु होती है वो हम रख देते हैं, और एक क्या करते हैं, एक पे हम अशुद्ध, ये जो एनोड और कैथोड है इनको हम क्या बनाते हैं, देखो इस प्रक्रम में अशुद्ध धातुओं को एनोड और शुद्ध धातुओं को कैथोड बनाया जाता है। जो अशुद्ध धातु है वो तो हम बना देते हैं एनोड, और जो शुद्ध धातु है वो कैथोड बना दिया जाता है। अब धातु के लवण विलयन को विद्युत अपघट्य के रूप में किया जाता है। अब यहाँ पे जो लवण विलयन है, धातु का जो विलयन हमें धातु मिली 95%, वो तो हमने इसके अंदर भर दिया, और हमने एक जो है इसका इलेक्ट्रोड बना दिया हमने अशुद्ध धातु का, एक बना दिया शुद्ध धातु का। तो जो शुद्ध, इसमें जो प्योर धातु है वो प्योर धातु के साथ जुड़ जाएगी, और शुद्ध धातु अशुद्ध धातु पे चली जाएगी। इस तरह से वो बिल्कुल 100% श्योर मिल जाता है। लेकिन कब, जब हम इसमें बिजली प्रवाहित करेंगे और वो टूटेगा और आयन चेंज होंगे और आयन एक दूसरे के पास चले जाएंगे। इसमें क्या होता है, विद्युत अपघट्य जब धारा प्रवाहित की जाती है तो एनोड पर स्थित धारा विद्युत अपघट्य के रूप में घुल जाती है, और इतनी ही मात्रा में शुद्ध विद्युत अपघट्य कैथोड पर जमा हो जाती है।
और इस प्रकार अशुद्धियां विलयन में चली जाती हैं और अविलेय अशुद्धियां एनोड तली पर रह जाती हैं और जिसे एनोड पंख कहते हैं। अशुद्धियां जो बच जाती हैं नीचे, ये एनोड पंख कहलाती हैं, इसे हम एनोड पंख कहते हैं, यानी कि एनोड पर अशुद्धि मिली है ये। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक को अशुद्ध एक को शुद्ध और यहाँ विलयन डाल देते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, जब बिजली प्रवाहित करते हैं तो ये अशुद्धि एक तरफ और शुद्ध पदार्थ एक तरफ हो जाता है आयन के एक्सचेंज होने के कारण। तो हमने ये पढ़ा कि किस तरह से हम धातु कर्म करते हैं, धातु का निष्कर्षण कैसे करते हैं। धातु हमें पता है जमीन में अंदर होती हैं और वो खनिज होते हैं, लेकिन खनिज सारे खनिज अयस्क नहीं होते, लेकिन सारे अयस्क खनिज होते हैं। खनिज क्या होता है, जो हमें सही लगता है कि इसमें से हम निकाल रहे हैं धातु तो फायदा रहेगा, तो उसे हम अयस्क का नाम दे देते हैं। फिर इनमें जो भी हमारी अशुद्धियाँ होती है उसे अधात्रिक गैंग कहते हैं। फिर धातु कर्म यानी कि अयस्कों से धातु निकालने का प्रोसेस, ये हमारे 5 प्रोसेस होते हैं। अयस्कों का पीसना, सबसे पहले अयस्क को पीसते हैं, फिर उसका सांद्रण करते हैं, सांद्रण करने का मतलब उसे साफ करते हैं। अब ये कई विधियां हैं साफ करने की, वो इसके अकॉर्डिंग है कि हमने किस तरह का अयस्क लिया है। इसके बाद हम निस्तापन करते हैं, सबसे पहले अयस्कों का पीसना, फिर सांद्रण करना, निस्तापन करना, भर्जन करना, प्रगलन करना, फिर शोधन, लास्ट है शोधन। तो ये था हमारा धातुओं का निष्कर्षण। आज हमने धातु और अधातु चैप्टर का ये थ्योरी समाप्त की है। अब हम पढ़ेंगे धातु और अधातु NCERT बुक में जो पाठगत प्रश्न है वो। बहुत बहुत धन्यवाद।